हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी मैंने अभी तक आप लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स बताए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, नोट किए होंगे और उनका आप लोग अब रिवीजन कर रहे होंगे। और साथ साथ मैं आप लोगों को अभी टेस्ट सीरीज़ भी बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उस टेस्ट सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री के नोट्स। 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 8th, 9th, 10th ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। 6th और 7th रह गया था। 6th क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी की 7th क्लास स्टार्ट हुई है। तो पहला चैप्टर हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हो, कोई भी नोट्स हो, उसकी जो जानकारी है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। एनसीईआरटी बहुत बेसिक है आपका एवरी एग्ज़ाम में, स्पेशली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों का एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एनसीईआरटी क्लियर रखिए। अगर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मानचित्र एक, पहले इसको देखते हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीज़ों की जानकारी का अभाव था और मानचित्र बनाने का तकनीक था, जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट है मानचित्र 2। फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। इस समय मानचित्र बनाने की तकनीक काफ़ी बदल गई थी। ये मानचित्र लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। यूरोप के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, नई और पुरानी। ठीक है। अब नेक्स्ट है शब्दावली, उसको देखते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत हैं। एग्जाम्पल है हिंदुस्तान। 13वीं सदी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे आप याद रखेंगे इस लाइन को। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों का इस्तेमाल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये नोट मैंने खुद ही बनाए हैं, रेडी किए हैं टाइप करके, ताकि आप लोगों को राइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति के अंग, ठीक है, यहाँ पे के है, के अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। स्रोत जान लेते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा।
यहाँ पे लोग हैं। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, सत्तों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक कद, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। यहाँ पे नोट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, लेकिन साथ ही इनका उपयोग कठिन है। नेक्स्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इस काल में अलग अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में खर्चे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों या का प्रयोग। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये सब परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। नेक्स्ट है राजदूत। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है, यहाँ पे आपका राजदूत नहीं राजपूत है। ठीक है, जल्दी जल्दी में टाइप करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप लोगों से सॉरी है, लेकिन मैं ठीक कर रही हूँ उसको। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। 8वीं 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। कौन? राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्र और साम्राज्य। इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रयांसा में एक संस्कृत प्रेम उसे एक साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि याद रखेंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था या धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे यहाँ पे जन है, जन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। मतलब जैसे जैसे लोग बदलते गए, मतलब उनका ग्रुप जो है वो उनका जो रहन सहन था वो बदलता गया, वैसे वैसे ही उनकी जो आस्थाएं थी वो भी बदलने लगी। नेक्स्ट है हिंदू धर्म। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कुछ परिवर्तन थे। नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। नेक्स्ट है संरक्षक। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों, ठीक है, अप्रवासियों
के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर सत्ता को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायी में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। यहाँ पे नोट करेंगे इसको आप। नेक्स्ट है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल भी लगा होगा, क्योंकि नोट्स अगर आप रेडी रखते हैं तो ये आप लोगों को मेंस तक काम आएंगे। ये नोट्स मैंने इस तरीके से रेडी किए हैं और किसी को भी अगर 6 से लेकर 12 तक की पूरी कंप्लीट PDF नोट चाहिए तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।